को डिस्कस कर रहे हैं। आज इस वीडियो में हम लोग 7वें अध्याय को डिस्कस करने वाले हैं। इसका शीर्षक है नगर प्रशासन, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, 5वें अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा कि ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पंचायत का गठन किया जाता है, जो वहाँ के सभी व्यवस्थाओं को देखता है। ठीक वैसे ही शहरी क्षेत्रों में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नगर निगम कार्य करती है। नगर निगम को अंग्रेजी में म्युनिसिपल कोऑपरेशन कहते हैं। इसका काम होता है सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करना, फिर शहरों से कूड़ा को इकट्ठा करवाना, पानी उपलब्ध कराना, या कोई बिल्डिंग बनवाना हो, भवन बनवाना हो, तो ये सारे कार्य को करना। ओके, ऐसे ही छोटे कस्बों में जब शहर छोटा होता है तो वहां जो निकाय या संस्था काम करती है उसे नगर पालिका या म्युनिसिपैलिटी कहते हैं। ओके, चलिए अब दिया जा रहा है निगम, पार्षद या प्रशासनिक कर्मचारी एवं प्रशासनिक कर्मचारी। अब हम क्या करेंगे, नगर निगम के फॉर्मेशन को पढ़ेंगे कि कैसे शहरों में नगर निगम का फॉर्मेशन होता है। एक बार आप याद कर लीजिए कि हम लोगों ने पंचायती राज में पढ़ा था कि क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है, वहां से वार्ड पंच चुने जाते हैं, फिर सरपंच का चुनाव होता है, फिर ये सभी मिलके 5 साल के लिए पंचायत का गठन करते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ भी सिस्टम है। कोई भी एक शहर होगा जहाँ का नगर निगम है या फिर नगर पालिका है, तो उस शहर को अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया जाएगा। ठीक है, ठीक वैसे ही अलग अलग क्षेत्रों में बांट देंगे और सभी क्षेत्र से एक एक जो है उम्मीदवार खड़े होंगे, फिर लोग उनका चुनाव करेंगे और उन्हीं को नगर जो है निगम पार्षद कहते हैं। ठीक है, पार्षद के रूप में उनका चुनाव होता है। सभी पार्षद मिलके क्या करते हैं, नगर निगम का गठन करते हैं। फिर कोई भी निर्णय होता है शहर के विषय में, जैसे मान लीजिए पानी की व्यवस्था करनी है बड़े स्तर पे, तो ये सारे पार्षद आपस में बैठेंगे, इनकी मीटिंग होगी, फिर सभी अपना वोटिंग करेंगे। वोटिंग के माध्यम से कोई भी निर्णय लिया जाता है किसी बड़े कार्य का जो सभी शहर को प्रभावित करता हो। फिर हम लोगों ने पंचायती राज में भी पढ़ा था कि कोई भी काम करना हो तो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के कुछ कुछ सदस्य मिलकर समितियां बनाते हैं ताकि काम बहुत ही पारदर्शी तरीके से हो पाए। यहाँ भी वही सिस्टम है, समितियां बनाई जाती हैं, इसमें बस पार्षद ही होते हैं। पार्षद क्या होता है, अलग अलग समूह के होते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के, तो वो सभी मिलके पार्षद मिलके समितियों का गठन करते हैं और फिर विभिन्न जो है मुद्दों पर विचार विमर्श करते हैं और काम होता है उसे भी ये लोग देखते हैं। तो इस समिति का एक ही कारण होता है समिति बनाने का कि पारदर्शिता बनी रहे किसी भी काम में। अब बताया जा रहा है कि पार्षदों की समितियां एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करती है। अब निर्णय लेना है, जैसे मान लीजिए कि पानी का व्यवस्था करना है, या एक ऐसा फंड आया कि पूरे शहर में स्कूल के लिए नए बिल्डिंग्स बनवाने हैं, तो निर्णय लेने का काम ये पार्षदों का समिति जो होगा वो करेगा, पार्षदों के समूह करेंगे। लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन का जो काम है वो सरकारी कर्मचारी करेंगे। आयुक्त जो कमिश्नर होते हैं म्यूनिसिपैलिटी में, उनका काम होगा फिर उस काम को आगे बढ़ाना, इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, तो यहाँ दो चीज समझना है, निर्णय लेंगे कौन, जो जनता द्वारा चुने गए उम्मीदवार हैं पार्षद, और उस काम को एग्जीक्यूट कौन करेंगे, तो सरकारी अधिकारी या सरकारी प्रशासनिक कर्मचारी। ठीक है, पार्षद क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं, लोगों द्वारा चुने गए होते हैं, इसलिए ये निर्णय करते हैं। और जो प्रशासनिक कर्मचारी या अधिकारी होते हैं, आयुक्त स्तर के होते हैं, उनकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है इसी काम के लिए कि आप उस काम को अच्छे तरीके से कर पाए। चलिए अब आगे बताया जा रहा है कि सारे वार्ड के पार्षद मिलते हैं, सबकी सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है। देखिए क्या होता है, सभी अलग अलग क्षेत्रों से पार्षद जो हैं चुनकर एक जगह इकट्ठा हुए हैं। अब सबका काम है अपने अपने क्षेत्र की परेशानियों को लाकर अपनी समिति में बात को रखना। मान लीजिए जब भी मीटिंग होगी किसी समस्या को लेके, तो सभी पार्षद अपने अपने क्षेत्र के समस्या को लिख के लाएंगे या कलेक्ट करके लाएंगे, फिर बताएंगे अपनी समस्या को कि मेरे क्षेत्र में ये समस्या है। फिर पार्षदों का समूह मिलके उनके क्षेत्र, उनके समस्या के विषय में विचार करेगी, फिर कितना पैसा उनको आवंटित किया जाना चाहिए उस क्षेत्र के लिए, ये समूह मिलकर ये निर्णय लेती है। तो ऐसे ही होता है, सभी लोग ऐसी अपनी समस्या को बताते हैं, फिर अंत में कंक्लूड करके एक बजट बनाया जाता है और उसी बजट के अनुसार पैसे खर्च किए जाते हैं। बताया जा रहा है कि नगर निगम जो है पैसे अनेक तरीकों से इकट्ठा करती है। उसमें से सबसे बड़ा भाग होता है कर, जो टैक्स लोग देते हैं। टैक्स क्या होता है, टैक्स लोग सरकार को इसलिए देते हैं ताकि सरकार उनको कुछ जो है सुविधा मुहैया करा सके। अब नगर निगम को लोग टैक्स क्यों देंगे, क्योंकि नगर निगम कचरा उठाती है, नगर निगम पानी की व्यवस्था करती है, और भी बहुत सारे कार्य होते हैं जो नगर निगम शहरों में करवाते हैं, इसलिए ये लोगों से टैक्स भी लेते हैं। अब टैक्स का उदाहरण दिया जा रहा है कि जिनके पास घर होगा उन्हें संपत्ति कर देना होगा। ठीक है, वैसे ही पानी या अन्य सुविधाओं के लिए लोग जो है टैक्स देते हैं नगर निगम को।
अगला जो है इसमें टॉपिक दिया जा रहा है लोगों का विरोध। यहाँ ये समझना है कि मान लीजिए किसी वार्ड के अंदर कोई समस्या है और वहां का जो वार्ड पार्षद है वह उस समस्या पे ध्यान नहीं दे रहा है, अपने समूह में इस बात को नहीं रख रहा है। लोगों को अगर ऐसा लगे तो लोग उस पार्षद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब लोकतंत्र है, इसमें लोगों को एक अधिकार है कि अपनी समस्याओं को अपने प्रतिनिधि के सामने रखे। उसने प्रतिनिधि का चुनाव ही इसलिए किया है कि उसकी समस्याओं को वह उस स्थान पे ले जाके रखे जहां से उस समस्या का निदान निकाला जा सके। अगर कोई प्रतिनिधि ऐसा नहीं करता है तो किसी भी स्तर के सरकार पे, चाहे वो पंचायती राज में हो या फिर नगर निगम में हो, राज्य सरकार में हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, कहीं भी लोग प्रदर्शन के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उस मुद्दे को सामने ला सकते हैं, जिससे प्रतिनिधि क्या होगा, बड़े स्तर पे प्रभावित होगा और वह मजबूर हो जाएगा उस काम को करने के लिए। एक बात यहाँ बताया जा रहा है, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। क्या होता है कि अब नया सिस्टम आ गया है कि नगर निगम जो है कचरा उठाने के लिए या फिर और छोटे छोटे कार्य के लिए निजी स्तर पे लोगों को रख ले रही है। इससे क्या हो रहा है, मान लीजिए सरकारी जो है स्तर पे, गवर्नमेंट के स्तर पे अगर वो लोगों को भर्ती करती है तो बहुत सारे भत्ते देने पड़ते हैं, एकदम जो है बिल्कुल फिक्स हो जाता है। तो पैसे बचाने के लिए, कम पैसे में अच्छा काम करने के लिए क्या कर रही है अब नगर निगम, जो है निजीकरण कर दिया है। ठेके पर जो है अब हर काम को दे देती है। जैसे कचरा उठाना है, ठेकेदार को दे दिया कि आप इस क्षेत्र का कचरा उठवा दीजिए, जो है आपको महीने का या साल का इतना पैसा दे दिया जाएगा। फिर जो टैक्स नगर निगम को प्राप्त होगा उस टैक्स में से उस ठेकेदार को वह पैसे दे देगी। तो ये काम कराने का एक तरीका है। होता क्या है कि जब सरकारी नौकरी मिल जाती है तो लोग अच्छे से काम भी नहीं करते हैं, और फिर सरकारी का मतलब हो जाता है बिल्कुल फिक्स, बहुत सारे भत्ते देना, उनमें जो है पैसे ज्यादा खर्च होने लगते हैं। तो ये भी एक नया तरीका आया है। चलिए, एक अगला जो बहुत ही अच्छा बात बताया जा रहा है, आपने सुना भी होगा, हरा और नीला जो डस्टबिन का आपने सुना होगा कि हरे नीले में क्या, हरे जो है डस्टबिन में क्या किया जाता है, गीले कचरे को रखा जाता है। जैसे यहाँ बताया जा रहा है कि खाने पीने और गलने वाली चीजों को एक कूड़ेदान में, और फिर प्लास्टिक कांच जैसी न गलने वाली चीजों को दूसरे कूड़ेदान में। क्या होता है, हरे कूड़ेदान में डाला जाता है ये खाने पीने या गलने वाली चीजों को, और फिर प्लास्टिक कांच जैसी चीजों को नीले कूड़ेदान में डालने की बात हमेशा की जाती है, आपने एड्स में भी देखा होगा। तो ये जो सुझाव था ये नगर निगम ने ही दिया था। ठीक है, क्या होता है कि जब लोग ऐसा कर देते हैं पहले से ही, तो नगर निगम को थोड़ा आसान हो जाता है कि किस कचरे को कहाँ रखना है। ओके, चलिए, अंत में एक फैक्ट दिया जा रहा है, हालांकि ये बुक में इसलिए दिया जा रहा है कि थोड़ा सा आपको कंटेस्ट की जानकारी हो। सूरत शहर में बताया जा रहा है कि 1994 में, 1994 में बहुत ही भयंकर प्लेग फैला था। प्लेग एक जो है बीमारी है जो तेजी से एक दूसरे में फैलते जाता है, संक्रामक रोग कह सकते हैं इसे। और बताया जा रहा है कि सूरत उस समय भारत के सबसे गंदे शहरों में से एक था, जबकि आज क्या है, अच्छे खासे जो है स्थान पे है सफाई के क्षेत्र में। मतलब ये आपको फैक्ट इसलिए बताया जा रहा है कि अगर किसी क्षेत्र में, किसी शहर में साफ सफाई अच्छे से ना रखा जाए तो बीमारियां भी वहां बहुत अधिक फैल सकती है। ठीक है, तो ये अपना आज का 7वां अध्याय था। अगले वीडियो में हम लोग 8वें और 9वें अध्याय को डिस्कस कर लेंगे। क्या है कि 8वां और 9वां अध्याय बहुत छोटा छोटा है, बहुत कम इन्फॉर्मेशन है, इसलिए